हाँ जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हमें इस टर्म को समझना है जिसका नाम है वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर क्या चीज़ होती है, तो आज सबसे पहले इसको देखते हैं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक कंटेनर, क्लोज कंटेनर लें और उस क्लोज कंटेनर में हम एक लिक्विड फिल करते हैं जो कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो सके। तो हमने इस कंटेनर को क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के साथ साथ इसके साथ एक यू शेप ट्यूब लगाई जिसे आप मैनोमीटर बोलते हैं, कुछ इस तरीके की, जिसके अंदर आपने क्या फिल कर रखी है, मर्क्यूरी। ठीक है, नाम के इसका मैनोमीटर। आपने इसके अंदर फिल क्या कर रखा है, मर्क्यूरी। तो बच्चा जो ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड बिलो टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता। तो अगर मैं बात करूँ इवेपोरेशन की, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन कैसा स्टेप है। इवेपोरेशन के अंदर जो लिक्विड है, इवेपोरेशन में जो लिक्विड है वो किस में जाता है, गैस में। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, गैस में, लेकिन ये काम होगा बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जो वाटर है वो वेपर प्रोड्यूस करेगा, रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो जो फोर्सेस हैं, यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो यहाँ पर ये जो लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल है बच्चों, वेपर्स में चले गए। तो ये कुछ वेपर्स प्रोड्यूस हो गए। तो जब ये वेपर्स प्रोड्यूस हुए तो ये वेपर्स जो है एक टाइम पे जाकर कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर चल क्या रहा है कि जो आपका लिक्विड है वो सारा का सारा किस में जा रहा है, गैस में या वेपर में। और जो गैस के मॉलिक्यूल है वो वापस से क्या करेंगे, इसकी कंटेनर की वॉल से टकरा कर दोबारा से क्या बना देंगे, लिक्विड। तो यहाँ दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है लिक्विड से गैस में जाने का प्रोसेस है, वो बच्चों उसे क्या बोला गया, उसे बोला गया इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है, इवेपोरेशन बच्चों एक सरफेस फिनोमिना है। जिसकी भी सरफेस ज़्यादा होगी वहाँ इवेपोरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सरफेस फिनोमिना, और ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। और गैस से लिक्विड का जो प्रोसेस है वो है बच्चों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोल दे कि जो गैस के मॉलिक्यूल वॉल से टकराएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। तो स्टूडेंट होगा क्या, जो ये वेपर्स हैं एक टाइम पे क्या होगा, मान लीजिए कि ये लिक्विड के जो वेपर्स हैं 100 वेपर्स बन गए। तो अब नेक्स्ट 1 सेकंड में अगर 5 वेपर्स और बने तो 5 ही वेपर्स कंटेनर की वॉल से कोलाइड करके वापस से लिक्विड में बन जाएंगे। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे जो वेपर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। वेपर्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। मतलब अब अगर लिक्विड वेपर में जा रहा होगा, वेपर्स बना रहा होगा, तो वेपर्स वापस से दोबारा किस में आ रहे होंगे, लिक्विड में, क्योंकि वेपर्स कांस्टेंट हो चुके हैं। तो ये जो कांस्टेंट वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इस प्रेशर एक्सर्ट करेंगे या तो मर्क्यूरी की सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो उससे मर्क्यूरी, या तो ये वेपर्स जो है ये मर्क्यूरी की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, मर्क्यूरी की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। तो वो जो हाइट है, वो जो हाइट डिफरेंस आएगा मान लीजिए, उससे पता चलेगा कि कितना वेपर प्रेशर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो बच्चों वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ये रहेगी यहाँ पर कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, द प्रेशर
exerted by the vapors on the surface of at equilibrium, जो इक्विलिब्रियम पे जो वेपर कांस्टेंट रहे हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसे बोलेंगे हम इज़ नोन एज वेपर प्रेशर। तो बच्चों अगर हम वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो वेपर प्रेशर है ये सरफेस फिनोमिना नहीं है। वेपर प्रेशर इज़ नॉट अ सरफेस फिनोमिना, ये एक सरफेस फिनोमिना नहीं है। इवेपोरेशन तो सरफेस फिनोमिना था लेकिन ये सरफेस फिनोमिना नहीं है। और दूसरी बात बच्चों, वेपर प्रेशर जो होता है ना वो डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे, शेप और साइज़ कंटेनर पे। शेप एंड साइज़ किसका? शेप एंड साइज़ कंटेनर का। शेप एंड साइज़ ऑफ कंटेनर। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि वेपर प्रेशर शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करती। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जो कि 5 लीटर का है, ठीक है, और उसकी शेप अलग है, साइज़ अलग है। तो इसी तरीके एक दूसरा कंटेनर उसका शेप साइज़ अलग है, तो जो वेपर प्रेशर होगा ना वो वेपर प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कंटेनर की शेप कैसी भी हो, कंटेनर का साइज़ कुछ भी हो, लेकिन जो वेपर प्रेशर रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट बच्चों, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड नहीं करता सॉल्वेंट के अमाउंट पे। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के अमाउंट पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आप एक ग्लास में वाटर लेते हैं, प्योर वाटर, और एक किसी बड़े कंटेनर में प्योर वाटर लेते हैं, तो जो वेपर प्रेशर एक छोटे कंटेनर में होगा, माना कि ग्लास में, वही एक बड़े कंटेनर में वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा अगर बात की जाए किसी एक ही लिक्विड की, लेकिन अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो अब वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? तो बच्चों वेपर प्रेशर जो है डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे और टेम्परेचर पे। तो वेपर प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। मतलब क्या है इसका? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिस भी सॉल्यूशन के ज़्यादा होंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर चेंज होता है। तो ये बच्चों एक वेपर प्रेशर था जिसका आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो अब हम स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हमने इस सॉल्यूशन चैप्टर में 2 तरीके के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, तो हमने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। इसके अंदर सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। और बच्चों हमारे पास 2 तरीके के सॉल्यूशन हैं। पहला है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसे आप लोग रियल सॉल्यूशन के नाम से भी जान सकते हैं, नॉन आइडियल या फिर रियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों और रियल सॉल्यूशन 2 तरह का है। पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो क्या करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। शो क्या करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। तो बच्चों ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक लॉ को समझना पड़ेगा जिसका नाम है रोल्स लॉ। इसका क्या नाम है? रोल्स लॉ। अब ये रोल्स लॉ क्या कहता है
रोल्स लॉ जो था उन्होंने ये बोला कि अगर मान लीजिए आपके पास एक प्योर सॉल्यूट है और मैं सॉल्यूट को हमेशा मानता हूँ ए, ये मेरे पास सॉल्यूट है, इसका यहाँ पर वेपर प्रेशर निकालिए, प्योर है ये बिल्कुल। जब इसका वेपर प्रेशर यहाँ से निकलेगा उसको मैं लिख दिया पी नोट ए। पी नोट ए का मतलब क्या है? पी नोट ए का मतलब बच्चों है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, ऑफ प्योर सॉल्यूट। और अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर और लूँ और उसके अंदर सॉल्वेंट डालूँ तो जो यहाँ से जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा पी नोट बी। पी नोट बी क्या है? पी नोट बी यहाँ पर है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर बच्चों पी नोट ए वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूट का है और वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है। लेकिन जब इनको आपस में मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद किसको मिक्स किया? सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में यहाँ पर मिक्स कर दिया तो जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर वो है पी ए। तो पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। लेकिन ये है किसके अंदर? सॉल्यूशन में। पहले बच्चों सॉल्यूशन नहीं बना था, पहले ये प्योर था, ये भी प्योर था। तो अब सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो इस तरीके से ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो ये बच्चों बात याद रखनी है, ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में। तो रोल्स लॉ ने ये बोला कि जो वेपर प्रेशर होता है बच्चों, क्या कि जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली वेपर प्रेशर किसका? किसी भी कंपोनेंट का, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। कंपोनेंट ये मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। किसके? मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन किसका? जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लिया जाएगा उसी का मोल फ्रैक्शन भी लिया जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो अगर मैं बात करता हूँ वेपर प्रेशर फॉर कंपोनेंट ए, मतलब सॉल्यूट की बात करूँ तो सॉल्यूट की बात करूँ तो सॉल्यूट के लिए ये जो इक्वेशन जो है, ये जो रोल्स उन्होंने दी कैसे काम करेगी। सॉल्यूट के लिए बच्चों जो वेपर प्रेशर सॉल्यूट का उसको लिख दिया ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, उसको किस लिखते हैं? पी ए से। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन पीएसी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे? एक्स ए से। ये बात है, जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगी उतने ज़्यादा क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जब बच्चों यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाएगा तो यहाँ पर एक इक्वल का साइन लगेगा और कॉन्स्टेंट लगेगा, और उस कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस किया और वो कॉन्स्टेंट था पी नोड ए। तो बच्चों ये बात है ना, पी ए क्या है? पी ए है वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूट का, किसके अंदर? इन सॉल्यूशन। लेकिन जो ये पी नोड ए है ये क्या है? वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर कौन सा? ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का, प्योर सॉल्यूट का। ठीक है, ये वेपर प्रेशर किसका है? यहाँ पर सॉल्यूट तो है लेकिन सॉल्यूट कैसा? प्योर कंपोनेंट, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है। ये बच्चों रोल्स लॉ था। अच्छा, यहाँ पर अगर हेनरी लॉ की बात करें, हेनरी लॉ भी तो यही था। हेनरी लॉ में प्रोपोर्शन का साइन हटता था और के एच लगता था। के एच क्या था? हेनरी कांस्टेंट। और हेनरी कांस्टेंट की यूनिट और प्रेशर की यूनिट सेम होती थी, इस तरह पी नोट ए की यूनिट भी सेम होती है। तो हेनरी लॉ एक तरह का एक स्पेशल केस है रोल्स लॉ का। तो अगर हमने सॉलिड के लिए एक इक्वेशन बनाई पी इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए, जिस इक्वेशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसी तरह सॉल्वेंट के लिए भी तो इक्वेशन बन सकती है। और सॉल्वेंट के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? यहाँ पर ये देखिए, से पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, क्योंकि अब सॉल्वेंट की बात की जा रही है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या लगेगा? इक्वल का साइन लगेगा। और एक्स बी पी नोट बी, और यहाँ पर पी बी क्या है? वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट का, किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर।
लेकिन जो पी नोट बी है ये क्या है बच्चों, ये वेपर प्रेशर है। किसका वेपर प्रेशर है, प्योर कंपोनेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। तो बच्चों जब एक सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास 2। जब एक सॉल्यूशन बनाया गया था तो उसमें जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का उसको मैंने डिनोट कर दिया पी एस सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर है उसको किससे डिनोट कर दिया, पी एस सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट बात कुछ ऐसी है कि अगर मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो पी एस, तो कैसे निकलेगा, ये पी ए प्लस पी बी, जो सॉलिड का प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, जो सॉलिड का प्रेशर होगा उसको टोटल को ऐड कर दे तो ये किसका निकल आएगा मेरे पास, पी एस। पी एस मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रोल्स लॉ से आ रहा है, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर बच्चों मैं यहाँ पी ए की वैल्यू पुट कर दूँ, पी ए की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या थी, एक्स ए पी नोड ए, और पी बी की वैल्यू क्या थी, एक्स बी पी नोड बी। तो यहाँ पर अब हम एक काम और कर सकते हैं, एक्स ए को चेंज कर दीजिए, किसमें, एक्स ए को लिख सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के इक्वल होता है, तो एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी पी नोड ए एज इट इज़ रहने दें, प्लस एक्स बी पी नोड बी। तो स्टूडेंट अगर हम मल्टीप्लाई करें पी नोड ए के अंदर तो यहाँ से क्या निकलेगा, पी नोड ए माइनस एक्स बी पी नोड ए प्लस एक्स बी पी नोड बी। तो ये किसकी वैल्यू है, पी एस की। तो बच्चों यहाँ से पी एस की वैल्यू क्या आएगी, पी नोड ए, यहाँ से बच्चों एक्स बी कॉमन ले लो। जब आप प्लस का एक्स बी कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा पी नोट बी माइनस पी नोट ए। तो ये बच्चों हमारे पास रोल्स लॉ की इक्वेशन रहती है, जिसमें आपको क्या दे रखा होगा, आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट क्या, पी नोट ए इज़ द प्योर सॉल्यूट, पी नोट बी प्योर सॉल्वेंट, और आपको कंपोजिशन निकालने के लिए बोला जाएगा। मतलब कंपोजिशन मतलब आपको सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जाएगा। तो बच्चों ये रोल्स लॉ था। तो अब ये रोल्स लॉ जो है ये अब लगेगा किस पे, आइडियल सॉल्यूशन पे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। तो स्टूडेंट आज आप इतना ही इसको कवर कर लें, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे।